हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मार्क्यूरियस फैमिली से कुछ कैरेजो को दिखाया था जो लोग तो अभी यूनजी के साथ साथ एंशिएंट बैटलफील्ड में लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। और यहीं पर तो यूनजी भी थी जो तो अभी हेड मार्क्यूरियस का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है मुझे नहीं लगा था कि मेरे इस एडवेंचर में आप भी मदद करने के लिए आएंगे, इसलिए भविष्य में अगर आपको कभी भी मदद का जरूरत पड़े तो मुझे एक बार बोलना। जिसपे तो मूचोंग यानी कि डायनेस्टी का हेड मार्क्यूरियस कह उठता है कि ये तो डायनेस्टी का ऑर्डर है और यहाँ पे तो मैं बस अपना काम करने के लिए ही आया हूँ। दूसरी ओर तो जाओ को दिखाया जाता है जो तो अभी हेड मार्क्यूरियस को देखते हुआ सोच उठता है कि हेड मार्क्यूरियस यहाँ पे खुद आया है, इसका मतलब तो एक ही है कि डायनेस्टी यूनजी का आर्मी के ऊपर नजर बनाए रखना चाहता है। अगर इस वार में कुछ ऐसा वैसा अलग होता है तो शायद यूनजी को लिंचुआन से हाथ धोना पड़ सकता है। और इसी के साथ जाओ तो अपने पीछे वाले बंदे से कह उठते हैं कि आखिरकार ये सोल्जर का पलटन किसका है, देखो तो इन लोगों का इक्विपमेंट कितना ही कीमती है। जहाँ पे हम लोग को पता चलते कि जाओ का पीछे वाला बंदा तो और कोई नहीं, जाओ का ही क्लैन का ग्रैंड एल्डर जिंग लिन था। जिसे देखने के बाद जाओ तो अभी इतना समझ चुका था कि ये कीमती चीजों से भरा हुआ आर्मी तो और किसी का नहीं, उसी का पप्पा जी यानी कि जाओ क्लैन का है। जिसपे तो बेचारा जाओ अभी रोता हुआ सोच उठता है कि ये आर्मर, ये तलवार, ये कितना ही कीमती है। लेकिन दूसरी ओर मुझे तो देखो, जाओ क्लैन का यंग मास्टर मैं कैसे ही जी रहा हूँ। तभी तो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर लिन कह उठते हैं कि अरे जाओ मास्टर ऐसे आप रो क्यों रहे हो, वैसे भी आपने कुछ दिनों पहले ही हम लोगों से 6 मिलियन गोल्ड लिया था, वो आप कब वापस दे रहे हो। तो जाओ तो कह उठते हैं कि अरे अंकल आप यहाँ पे गोल्ड के बारे में ही बात कर रहे हो ना, तो जाओ ना जाके मेरे पप्पा जी यानी कि जाओ टियांगलुआन से ले लो। जिसपे तभी ग्रैंड एल्डर जिन जाओ को मक्खन लगाते हुए कहता है कि अरे यार यंग मास्टर मुझे इतना जल्दी भी नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता से उसे दे देना। लेकिन यंग मास्टर इसे जाने दीजिए, आप एक बात बताइए तो मैं कुछ दिनों से ये सुन रहा था कि आपके पास डिस्टेंस और माउंटेन के साथ लिंचोन का कुछ एक बड़ा सा पंगा चल रहा है। जो सुनने के बाद बेचारा जाओ तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि अरे अंकल सच्ची में क्या आप यहाँ पे मेरा मजाक बनाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे तो जाओ का दो पत्नी का बात हो रहा है, एक के साथ तो उसका ऑलरेडी शादी हो चुका है और एक के साथ उसका होने वाला है। पर तब भी तो यहाँ पे जाओ क्या उठते हैं कि अरे अंकल आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए, वैसे भी ये दो मेरे लिए हो रहे हैं तो मैं इसे संभाल लूंगा। ये कहने के बाद ही जाओ तो डिस्टेंस और माउंटेन की ट्रिप्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ डिस्टेंस और शेक माउंटेन का मिस मैव को दिखाया जाता है जो तो जाओ को देखते ही सीनियर ब्रदर कहते हुए जाओ के ऊपर सीधा छलांग लगा देती है। दूसरी ओर तो मिस मैव को अपने से इतना चिपकते हुए देखने के बाद जाओ तो क्या उठता है कि अरे मिस मैव आप ये क्या कर रहे हो, वैसे भी देखिए ना यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। जिसपे तो मिस मैव कहते हैं कि लोगों को देखना है तो देखने दो, वैसे भी कितने दिनों के बाद मैं तुमसे मुलाकात कर रहा हूँ तो इतने आसानी के साथ थोड़े क्या मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। तब भी तो यहाँ पे कोई खासता हुआ क्या उठता है कि माउजू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये मत भूल जाना कि तुम डिस्टेंस और माउंटेन सेट का चीफ डिसाइपल हो। जहाँ पे तो हम लोग को पता है कि ये बंदा तो और कोई नहीं डिस्टेंस और सेट माउंटेन का चीफ स्वॉर्डमैन ये यंग था। जिसे देखते ही तो जाओ क्या उठता है कि अरे ये यूंज तुम यहाँ पे कैसे हो, वैसे भी तुम ठीक हो ना। अरे पर आप लोगों को मैं ये बता दूं कि यूंज का मतलब तो ऐसा इंसान है जिसका केला ऑलरेडी कट चुका है। जो सुनते तो अभी ये यंग चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि अरे जाओ तो इधर पहले तुमने क्या कहा। तो जाओ तो क्या उठते हैं कि अरे बड़े भैया चीफ डिसाइपल ये यंग ऐसे भड़कना अच्छा नहीं है, शांत हो जाइए। और यहीं पर 2 दिन आउटर डिसाइपल को दिखाया था जो लोग तो आपस में ये बात कर रहे थे। सीनियर ब्रदर ये के साथ सीनियर ब्रदर जाओ का जमता नहीं है, क्योंकि हम लोग के सीनियर ब्रदर जाओ का जो टीचर सुहेन है उसके ऊपर ना हम लोग के भैया ये का क्रश था। ये तो सिर्फ एक तरफा ही रह गया, दूसरे और ब्रदर जाओ के साथ उसके मास्टर यानी कि उसका आंट का रिश्ता ना कुछ ज्यादा ही गहरा है। ये सब कुछ सुनता हुआ तो अभी जाओ सोच उठता है कि पता नहीं ये लोग क्या सब कुछ ना बके जा रहे हैं। वैसे भी आंट सुहेन को तो मुझे लगता है किसी भी इंसान के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी तो यहाँ पे मिस में क्या उठते हैं कि अरे सीनियर ब्रदर जाओ देखिए तो आसमान में कितने सारे ड्रैगन उड़ रहे हैं। जिस पे तो जाओ क्या उठता है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी ये लोग तो अपना स्काउटिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि रास्ते का अच्छे से जांच पड़ताल करना और आने वाले खतरे यानी कि बेस्ट का खत्मा करना। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो मिस यूनजी बाकी सबसे ये कहते हैं कि उसे अभी अभी ये पता चला है कि यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार बर्फीला तूफान आने वाला है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना अच्छा होगा। जिसपे तो जाओ अभी अपने पत्नी यानी कि यूनजी का तारीफ करते हुए उसके कंधे पे हाथ रखने जा ही रहा था, पर यूनजी तो गुस्से के साथ जाओ के हाथ को हटा देती है। तब भी तो कोई यहाँ पे चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि मिसली झटपट करके इधर आइए, देखिए तो हम लोगों पर कितना बड़ा मुसीबत आन पड़ी है। जहाँ पे तो हम लोग को पता है कि ये तो हेड मार्क्यूरियस था जो तो अभी यूनजी से ये कहता है कि स्काउटिंग के लिए जितने सारे ग्रेट जनरल ड्रैगन गए थे उनमें से कोई भी अभी वापस नहीं आया, और ढूंढने जाने के बाद तो सिर्फ उन लोगों का आर्मर और हड्डी ही मिला है। जो सुनने के बाद तो जाओ बचवा एक जोरदार झटका खाता है। दूसरी ओर तो मार्क्यूरियस का बात सुनने के बाद यूनजी कह उठते कि मुझे पता ही था कि ये माउंटेन ना इतना आसान भी नहीं है, इससे भी ज्यादा बड़ा कोई मुसीबत आने से पहले चलो झटपट करके हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जो सुनने के बाद हेड मार्क्यूरियस तो कहता है कि ठीक है मिस यूनजी, अभी हम लोग ड्रैगन के बदले स्काउट के लिए ईगल टीम का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ 2-3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो कुछ सैनिक चिल्लाते हुए मार्क्यूरियस
साहब से ये कहता है कि मार्क्यूरी साहब हम लोगों का भेजा हुआ 1000 ईगल अचानक से लापता हो चुका है। ये सुनने के बाद तो फिर मार्क्यूरी इतना जोर का झटका खाता है कि मानो वो तो अभी छठे आसमान से नीचे गिरता है। दूसरी ओर तो ये सुनने के बाद शॉर्ट सर्किट के बाकी सारे बंदे आपस में ये बात कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं 1000 ईगल का बात हो रहा है। और यहीं पर तो जाओ भी यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये होना तो नामुमकिन है क्योंकि इतने सारे ईगल अचानक से लापता हो जाए इसके लिए ना एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर का जरूरत है। और इसी के साथ वो तो यूनजी से कहते हैं कि यूनजी इसके अंदर तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, जिस पे तुम इस यूनजी कहते हैं कि हाँ मुझे भी ये जो एंशिएंट आइसबॉर्न सिटी है ये कुछ अजीब से लगता है, मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे किसी घोस्ट या फिर मॉन्स्टर का हाथ है। तभी तो यहाँ पे अचानक से चीफ शॉटमैन ये कह उठता है कि मिस यूनजी इविल का खात्मा करना डिस्टेंट शॉट माउंटेन सेट का काम है, तो सूरज डूबने से पहले मुझे और मेरे बाकी सारे डिसेबल को वहाँ पे जाके चेक करने का इजाजत दीजिए। जिसपे तो मानता हुआ यूनजी कह उठते हैं कि ठीक है मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। और यहीं पर जाता हुआ मिस मैव तो अपने एक डिसेबल से पूछती कि तुम्हें क्या लगता है क्या इसके पीछे किसी मॉन्स्टर का हाथ हो सकता है। तो डिसेबल तो कह उठता है कि मिस मैव मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा क्रिएचर एग्जिस्ट करता है जो एक साथ इतने सारे ईगल और इतने सारे पावरफुल ड्रैगन को गायब करने का पावर रखता है। सुनने के बाद जाओ भी अभी सोच उठते हैं क्या सच्ची में इसके पीछे किसी पावरफुल मॉन्स्टर का हाथ हो सकता है या फिर एंशिएंट सिटी में हम लोगों से भी पहले हम लोगों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल कोई क्लैन ऑलरेडी जा चुका है। ये सब कुछ सोचता हुआ जाओ तो अभी सीधा डेविल लाल के पास जाके उससे पूछते हैं कि डेविल लाल क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो। जिसपे तो डेविल लाल हंसता हुआ कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, वैसे भी ये काम तो मेरे पूंछ में लगा हुआ जेड से मैं एक ही सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ये करने के बाद एविडेंस को गायब करने के लिए मुझे पूरा का पूरा जो माउंटेन है उसी को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्रिएचर कितना ही पावरफुल हो उसके लिए ये काम इतने बारीकी से करना एकदम नामुमकिन है। और अभी तो डेविल लाल का बात सुनने के बाद बेचारा जाओ तो अभी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके माने तो डेविल लाल एक गॉड ड्रैगन है और उसके लिए भी ये काम इतने बारीकी से करना तो नामुमकिन है। तब भी यहाँ पे अचानक से मिस मैव कह उठती कि सीनियर ब्रदर जाओ देखिए ना, मुझे लगा कि इस कैनियन के नीचे कुछ हिल रहा है। सुनने के बाद जाओ तो अभी उसे कैनियन की तरफ देख रहा ही था, पर तब भी तो अचानक से कुछ अलग उसे दिख जाता है। और इसी के साथ जाओ तो मिस मैव से कहता है कि अरे मिस मैव देखो तो तुम्हारे घोड़े के पीछे क्या चिपका हुआ है। जहाँ पे देखने के बाद तो पता चलता है कि मिस मैव के घोड़े के पीछे तो एक मक्खी जैसा कुछ चीज चिपका हुआ था, जिसे देखने के बाद जाओ तो सोचता है कि अरे देखो तो ये तो एक छोटा सा मॉस्क्यूट है, लेकिन तब भी तो उसे ये याद आ जाता है कि अगर ये मॉस्क्यूट है तो ये अभी तक इतने सर्दी वाले मौसम के अंदर बच्चा कैसे है। दूसरी ओर तो मिस मैव भी अपने घोड़े के पीछे उस मक्खी को देखने के बाद सोच उठती है कि अरे ये तो एक छोटा सा मक्खी है, इससे क्या ही डरना। अभी तो दोबारा से मिस मैव क्या उठती है कि सीनियर ब्रदर झटपट करके देखिए ना, मुझे दोबारा से लगा कि इस कैनियन के अंदर कुछ तो है। इसी मौके में ही तो भूतिया फिल्मों के तरह ही मिस मैव का घोड़ा भी उसके काबू से बाहर हो जाती है, जो तो अभी अचानक से बिजली की रफ्तार में आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। जो देखते हो तो जाओ भी अभी मिस मैव के पीछे जाता हुआ कहता है कि मिस मैव झटपट करो, झटपट करके अपने घोड़े से नीचे उतर जाओ। तब भी तो यहाँ पे मिस मैव के घोड़े को दिखाया था, जिसके पीछे तो अभी एक नहीं बहुत सारे वैसे ही मक्खी चिपक गए थे। जो देखता हो तो अभी मिस मैव भी अपने घोड़े से जंप लगाते हुए जाओ से कह रहे हैं कि सीनियर ब्रदर जाओ मुझे बचा लीजिए। और हाँ अभी तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। और हाँ नेक्स्ट एपिसोड भी अभी स्क्रीन में शो हो चुका है, तो जाओ ना झटपट करके जाके उसे देख लो।